आप 1 साल की बातचीत से ज़्यादा एक व्यक्ति के बारे में 1 घंटे के खेल में अधिक जान सकते हैं प्लेटो। खेल से संबंधित इस ई-क्लास में हम जानेंगे खेल का अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार। खेल से संबंधित प्रश्न सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी हमेशा पूछे जाने की संभावना है। स्वागत है आपका हमारे ई-क्लास पीएचई एनर्जी कैप्सूल में। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है खेल। खेल का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें खेल शब्द की उत्पत्ति को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत को, जिसका एक शब्द है स्प्रध। स्प्रध से एक शब्द बना स्पर्धा, जिसका अर्थ होता था प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता जो है वो खेल का एक समानांतर शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। 5000 बीसी जो कि रामायण का काल माना जाता है और 3100 बीसी जो महाभारत का काल माना जाता है। इस काल में हमें घोड़े से संबंधित खेल, तीरंदाजी, गदा, कुश्ती, उसके बाद पाशा जैसे खेल प्रचलित थे। अंग्रेजी शब्द स्पोर्ट्स, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डे स्पोर्ट्स से मानी जाती है। डे स्पोर्ट्स का अर्थ जो है अवकाश होता है और प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जो थे जिनके पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, वो स्पोर्ट्स खेल के ही अपना सारा खाली समय व्यतीत करते थे। तो अवकाश जो है एक तरह से खेल या स्पोर्ट्स का समानांतर शब्द भी कहा जा सकता है। आज के वक्त में स्पोर्ट्स शब्द खेल को समझने समझाने के लिए सबसे प्रचलित शब्द है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि ब्रिटिश रूल के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में ट्रैवल किया और अंग्रेजी भाषा प्रचलित हुई, जिसके कारण अंग्रेजी शब्द स्पोर्ट्स ही आज के दौर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्ले शब्द जो है वो एंग्लो स्विस शब्द मेगा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जोखिम उठाने के लिए कुछ करना। आगे बढ़ते हैं, खेल का अर्थ समझते हैं। सामान्य शब्दों में खेल का अर्थ उन गतिविधियों को कहा जाता है जहां प्रतियोगी की शारीरिक क्षमता खेल के परिणाम, जीत या हार का एकमात्र अथवा प्राथमिक निर्धारक होती है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कोई भी ऐसा कार्यकलाप जिससे बच्चों को आनंद मिलता है, खेल है। खेल जो है उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए। एक तो पहला है आपका शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए, दूसरी है मानसिक गतिविधि होनी चाहिए और तीसरी है मनोरंजन होना चाहिए। जिस भी क्रियाकलाप में ये तीनों चीज़ मौजूद है हम उसे खेल मानेंगे, और अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, शारीरिक, मानसिक और मनोरंजन, तो हम उसे खेल नहीं मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं खेल की परिभाषा क्या है। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेल बालक के जीवन में उत्साह, प्रसन्नता, स्फूर्ति, चंचलता और स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न करता है। यहाँ पे जो बालक शब्द प्रयोग हो रहा है वो बालक और बालिकाओं सभी के लिए है। ऐसा नहीं मानना है कि सिर्फ बालक में, बालिकाओं में भी ये चीज़ होगी। जानते हैं कि खेल के विषय में खेल की परिभाषा को विद्वानों ने क्या कहा है। फ्रोबेल के अनुसार खेलकूद शिशु के विकास की प्रारंभिक पंतों को प्राकृतिक रूप से खोलता है। रस्किन के अनुसार खेल मस्तिष्क तथा शरीर के लिए एक ऐसा श्रम है जो कि हमें प्रसन्नता के उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसका कोई अंत नहीं है। ग्यूलिक के अनुसार खेल एक ऐसी विद्या है जिसे हम स्वच्छंद रूप से जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं। टीपी नन के अनुसार खेल क्रियात्मक गतिविधियों की गहन अभिव्यक्ति है। मैक्डुगल के अनुसार खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया है जो एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। खेल का इतिहास जानने की जब प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि चीन के प्राचीन काल में जिम्नास्टिक एक लोकप्रिय खेल था। तैराकी और मछली पकड़ना जैसे खेल के साथ कई खेल पूरी तरह विकसित और नियमबद्ध थे। चीन में जो है वो 4000 बीसी के प्रमाण पाए जाते हैं जब वहाँ पे प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। चीन में तीरंदाजी या कुश्ती जैसे खेल बहुत मशहूर थे उस समय। खेल की प्रतियोगिता को देखा जाए तो यह प्राचीन ओलंपिक को ही माना जाता है, जिसका आधिकारिक आयोजन जो था 776 बीसी में हुआ और 394 एडी तक यह आयोजित होती रही। खेल की विशेषताओं की बात की जाए तो खेल की जो प्रथम विशेषता है वो है खेल में आमोद प्रमोद है। खेल में मज़ा आता है। बच्चों का सबसे ज़्यादा वक्त जो है ना
खेलने में ही बीतता है। खेल एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। जब हम खेल रहे होते हैं तो नियमों के अनुरूप तो खेलते हैं, किंतु अपने हिसाब से रचनाएं करते रहते हैं। हमें किस तरह दौड़ना है, कूदना है, ये हम अपने अनुसार ही करते हैं और ये हमेशा बदलती रहती है। इसलिए खेल को हम एक रचनात्मक प्रवृत्ति मानते हैं। खेल में नेतृत्व की भावना आती है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक ऐसे बच्चे को देखिए जो क्लासरूम में चुपचाप बैठा होता है, समाज में किसी से बात नहीं करता है, किंतु जब उसी बच्चे को हम खेल खेलने के लिए ग्राउंड में ले जाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ वो खेल खेलता है, तो वो भले ही कुछ ना जानता हो या बहुत कम जानता हो, किंतु वो दूसरे बच्चों को सिखाने लगता है। जैसे कि सुनो सुनो, ऐसे मारो, अरे तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ना। तो यहाँ से हम समझेंगे कि नेतृत्व की भावना इसी तरह उत्पन्न होती है। खेल जो होता है ना, आनंददायक प्रवृत्ति होती है। इसमें जब भी खेलो मज़ा आएगा। अब देखिए, जैसा कि हमने शुरू में बात की कि बच्चों का ज़्यादा समय जो है खेल में बीतता है, खेलते हुए बीतता है, क्योंकि उसमें इसकी रुचि होती है। तो खेल का जो सबसे विशेष बात क्या है कि उसमें लोगों की रुचि होती है, उसे खेलने में अच्छा लगता है तो वो बार बार खेलना चाहते हैं। खेल की अगली विशेषता क्या है कि इसमें आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति होती है। जब भी बच्चा खेलता है अपने आप को विस्तृत करता है, अपने आप को दिखाता है, अपने आप को और ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करता है, बेहतर करने की कोशिश करता है। सहभागिता की भावना का विकास, देखिए जब एक 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे जब एक साथ खेलते हैं, एक टीम के रूप में खेलते हैं, तो उनका लक्ष्य जो होता है अपनी टीम को विजेता बनाना होता है, जो कि बिना सहभागिता की पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दूसरे को चाह कर या ना चाह कर भी उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना होता है, जहाँ से सहभागिता की भावना का विकास होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 बच्चे जो आपस में क्लास में लड़ते हैं या आपस में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन जब उन दोनों को एक ही टीम से खेलने के लिए दिया जाता है तो वही दोनों बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि खेल जो है ना, सहभागिता की भावना का विकास निरंतर करता रहता है। खेल की एक और विशेषता यह है कि अनौपचारिक से औपचारिक की ओर यह अग्रसर होता रहता है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारा कैलोरी जो होता है वो रिलीज़ होता है, जिससे कि है बॉडी अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और शारीरिक वृद्धि और विकास लगातार निरंतर होता रहता है और हमें बीमार पड़ने से बचाता है ये। इसी तरह जब हम आगे देखेंगे तो सोचने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी खेलों के माध्यम से होता है, क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे पास जो टाइमिंग होता है वो बहुत कम होता है किसी चीज़ को प्रतिक्रिया करने के लिए। एग्जाम्पल हम समझेंगे, क्रिकेट में जब बैटिंग कर रहा होता है कोई बल्लेबाज, तो क्या होता है कि गेंदबाज कैसा बॉल करेगा उसे पता नहीं होता है, जब तक कि बॉल गेंदबाज के फेंकने के बाद पिच में टप्पा ना खा जाए। टप्पा खाने के बाद जो डिस्टेंस होता है वो भी कम होता है और उसकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत कम होता है, कहीं कहीं मल्टी सेकंड में आते हैं। तो इस वक्त में माइंड को जो होता है निर्णय लेना होता है कि हमें शॉट को रोकना है, कि मारना है, कि छोड़ देना है। और ऐसे टाइम में हमारा दिमाग जो होता है ना बहुत तेज़ काम करता है और साथ ही साथ बॉडी में वो एक्टिव भी बॉडी को करता है कि ऐसा ही काम करना है। आगे जानते हैं खेल के प्रकार। खेल के प्रकार कई आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर, टीम गेम और इंडिविजुअल गेम जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके खेलते हैं या फिर अकेले खेलते हैं। खेल के स्थान पर, जैसे इंडोर और आउटडोर गेम्स। लिंग या उम्र के आधार पर, जैसे महिला खेल, पुरुष खेल। इसी तरह मौसम के आधार पर, जैसे समर खेल और विंटर खेल। खेल के लिए अंग्रेज़ी में हम 2 शब्द बार बार सुनते हैं, स्पोर्ट्स और गेम्स। आखिर दोनों में अंतर क्या है? वैसे व्यक्तिगत खेल जिसमें केवल एक व्यक्ति खेलता है स्पोर्ट्स कहलाता है, और वैसा खेल जो सामूहिक खेल हो जहां एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में खेलता है वह गेम्स कहलाता है। इसी तरह हम आगे जानते हैं कि एथलीट और प्लेयर्स में क्या अंतर है। जो व्यक्तिगत खेल खेलते हैं वो एथलीट कहलाते हैं और जो सामूहिक खेल खेलते हैं वो प्लेयर्स कहलाते हैं। खेल टॉपिक पर हमारा यह ई क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक एंशिएंट ओलंपिक होगा, जहाँ पे प्राचीन ओलंपिक का संपूर्ण इतिहास को जानेंगे। जय हिंद।